वर्ग 15 के तत्वों के सामान्य गुणधर्मों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आक्सीकरण अवस्था, परमाणु आकार, एंथैल्पी एवं विद्युतात्मक के संदर्भ में विवेचना कीजिए। मैंने कल आपको कर दी है भैया। वर्ग 15 के तत्व क्या होते हैं ये आपको करना है। उसके बाद उनका परमाणु आकार लिखना है, विद्युत ऋणात्मकता लिखनी है, उनका क्रम क्या है। मैंने कल आपको विवेचना करके दिखाई थी। पूरी विवेचना आपको उसी प्रकार करनी है जैसे मैंने आपको कल समझाया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है, परमाणु आकार के बारे में बताना है, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बताना है, आयन एंथैल्पी के बारे में बताना है, और बताने के बाद आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट की जाए। चंद्रशेखर कुमार जी, आपको समझ में आ गया क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है? कल मैंने आपको थ्योरी में कराया है, बस उसी को आपको समझाते हुए चलना है। ठीक है, मतलब डिस्क्राइब करते हुए चलना है। पहले वर्ग 15 के तत्व क्या होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसका परमाणु आकार कैसा है, उसका संदर्भ बताना है, फिर क्या बता देना विद्युत ऋणात्मकता का, आयन एंथैल्पी हो गई, जो भी आपको पता है, जो भी आपको कहा जा रहा है वो आप करते हुए चले जाइए और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें, हो जाए सबके सब प्रेजेंट हो जाओ तो फिर स्टार्ट की जाए क्लास। मैंने कहा था ना यहाँ से क्वेश्चन आता है। 5 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे ने बना दिया ना। 1 नंबर का भी क्वेश्चन आता है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। ठीक है, चलें स्टार्ट की जाए। करते हैं स्टार्ट। बात करेंगे यार रासायनिक गुणों के बारे में, बात करेंगे रासायनिक गुणों के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, रासायनिक गुण क्या होते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। देखो यहां से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप नहीं होते हैं। कितने क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कैसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैं साथ साथ आपको बताते हुए चलूंगा और आप गौर करते हुए चलेंगे कि यहां से कैसा क्वेश्चन बनता है। अगर आप गौर करते हुए चलेंगे, कहीं साइड में आप रफ कॉपी रखे हूं या एक कॉपी रखे इसमें आप केवल क्वेश्चन आंसर नोट करते हो, उस क्वेश्चन आंसर वाली कॉपी में आप केवल क्वेश्चन नोट करते हुए चलेंगे, मार्क करते हुए चलेंगे कि सर यहां से ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं बोलता हुआ चलूंगा और आप नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, ओके, चलो फिर रासायनिक गुण की बात की जाए। अब तलक है बातें करी। मोटिवेशन यही है कि क्या कहूं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन यही है कि प्यारे बच्चों, जितने बच्चे मेरे देख पा रहे हैं, वीडियो अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट हैं, क्लास पर देख पा रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि धैर्य बनाए रखें। आपके जो भी शिक्षक आपको पढ़ा रहे हो, चाहे बायो के सर हो, चाहे मैथ के सर हो, चाहे हम हो, चाहे इंग्लिश वाले सर हो, सब पर थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। अगर वो पढ़ा रहे हैं, वहां खड़े हैं, तो कुछ काबिलियत तो होगी ही होगी, और अगर वो पढ़ा रहे हैं तो साथ साथ बता भी रहे हैं कि यहां से कैसा कोई क्या पूछा जाता है। बस आपको अब ये पकड़ना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं और मुझे क्या बता रहे हैं और मुझे कितना पढ़ना है। क्योंकि मैंने कल एक कमेंट देखा था, मैं चर्चा ना करूं ज़्यादा अच्छा है। कमेंट था कि सर आप डीपली क्यों नहीं पढ़ाते, ऊपर ऊपर क्यों पढ़ा देते। तो मैं यही कहना चाहूँगा भाई कि डीपली पढ़ने का समय होता है, वो खुद आप अपने आप पढ़ते हो, जिसे कहते हैं बुक रीडिंग। ठीक है, इसे कहते हैं बुक रीडिंग। अब आप टॉपर बनने की फिराक में हो, टॉपर बनने के लिए अंक निर्धारित करेंगे। अभी तो अंक निर्धारित करेंगे। हम जानते हैं कि हर चीज़ नॉलेज के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो नॉलेज लेना है तो बुक पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। नॉलेज लेना है तो बुक पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। और अगर टॉप करना है तो फिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, किस प्रकार बनेगा, इसका उत्तर किस प्रकार लिखना है, ये सब बातें आपको गौर करनी है, प्रैक्टिस करनी है और खुद में इंप्रूव लाना है। चले आ जाओ। रासायनिक गुण का पहला पॉइंट क्या कहता है, सभी तत्व हाइड्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। अब किस प्रकार बनाएंगे, थोड़ा एक तत्व बना के दिखा दे रहा हूं, बाकी सब आप बना लोगे। आपको पता है सर नाइट्रोजन का जो सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 3 है। कितनी है, प्लस की 3 है, पढ़ के आए हो, माइनस का 3, प्लस का 3 या प्लस की 5 होती है। सर नाइट्रोजन की बात करें, सबकी बात करें तो सर प्लस की 3 होती है, और हाइड्रोजन है, बोला जा रहा है हाइड्राइड, पहले ये पढ़ लो, हाइड्राइड बोला जा रहा है। हाइड्राइड को कहते हैं H माइनस, क्या कहते हैं, H माइनस कहते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे, जैसे नाइट्रोजन होगा वो 3 प्लस का दिखाएगा, जैसे फास्फोरस होगा वो 3 प्लस का दिखाएगा नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि सर हाइड्राइड जो होता है वो माइनस का होता है। चाहो तो कहीं लिख लेना कि H माइनस को हाइड्राइड आयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्राइड आयन कहा जाता है। तो कैसे बनेगा यौगिक, इसकी संयोजकता इसके पैर पे और इसकी संयोजकता इसके पैर पे, ये तो बना लो। N के पैर पे 1 लिखा जाएगा, H के पैर पर 3 लिखा जाएगा। सर जितने भी यौगिक बनेंगे वो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। किस प्रकार के बनेंगे जरा बना लो सर, किस प्रकार के बनेंगे सर, NH3 PS3, राणा पापा असलम ASH3, शब SBH3 और बीमार BIS3। सब के सब जो बनेंगे वो कुछ इस प्रकार के बनेंगे। बनाना तो ठीक है। सर अगर हाइड्राइड आयन माइनस का होता है तो फिर यहाँ इधर वाला प्लस का चलेगा, और प्लस का चलेगा तो कितनी होगी, 3 होगी। तो सर 3 इसके पैर पर आएगी और 1 इसके पैर पर आएगी। तो जो कंपाउंड बनेगा वो NH3 बनेगा, PS3 बनेगा, SBH3 बनेगा, ASH3 बनेगा, BIS3 बनेगा। तो सर अगर बात करें, ये तो समझ में आ गया, हटा दिया मैंने। अगर बात करें इनके क्रम की, तो ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्षारीय प्रकृति जो होती है, इनकी जो क्षारीय प्रकृति होती है वो घटती है। कौन सी प्रकृति, आप बोलोगे सर क्षारीय जो प्रकृति होती है, क्षारीय जो प्रकृति होती है वो घटती है। क्षारीय प्रकृति जो होती है वो, और स्थायित्व का क्रम ये भी क्या होता है, घटता है।
क्षारीय प्रकृति भी घटती है और स्थायित्व भी घटता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अप टू डाउन जाने पर क्षारीय प्रकृति घटती है और साथ साथ इनके स्थायित्व घटता है। स्थायित्व मतलब स्थायी गुण, स्टेबिलिटी जिसे कहते हैं ना, ये बहुत स्टेबल है, ये हिलेगा डुलेगा नहीं, एकदम फिक्स रहेगा, ऐसे बहुत स्टेबल है। तो जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाते हो वैसे वैसे आपकी स्टेबिलिटी जो होती है वो घटती जाती है, आपकी जो क्षारीय प्रकृति है वो घटती जाती है। बोलिए। ये सब याद करने वाले पॉइंट हैं, समझ रहे हो, ये सब याद करने वाले पॉइंट हैं, आपको इन्हें याद करके रखना है। ठीक है, नाम जान लो इनके जो जरूरी है, आ जाओ नाम जान लेते हैं इनके। जो AsS3 है इसका नाम होता है आसाइन। क्या नाम होता है? आसाइन, या आसाइन बोलते हैं, आसाइन या आसाइन कुछ बोलते हो, आसाइन। और जो SbS3 है इसका नाम है स्टीबाइन, स्टीबाइन। बाकी आप PS3 का नाम जानते हो, इसका नाम है फास्फीन, इसका नाम है फास्फीन। और NH3 का जो नाम है, और इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? इसका नाम है अमोनिया। तो आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है, आपको ज्यादा याद नहीं करना है, ठीक है, आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको याद करना है क्षारीय प्रकृति का क्रम क्या है। एक बात तो पता चल गई कि सबके सब यौगिक हाइड्राइड बना लेते हैं, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे एंटीमनी हो, चाहे बिस्मथ। सबके सब जो कंपाउंड बोलो, सबके सब जो एलिमेंट हैं वो सबके सब एलिमेंट क्या बना सकते हैं? हाइड्राइड बना सकते हैं। हाइड्राइड मतलब जहां H- का होता है, जहां H क्या होता है? माइनस का। चाहो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, चाहो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं? ये लिख देता हूं। H- का मतलब होता है हाइड्राइड आयन। कौन सा आयन? ये होता है हाइड्राइड आयन, कहीं मेंशन कर लीजिए। तो आपको ये पता चला, आपको ये पता चला कि सर ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी भी घटती है, मींस सबसे कम स्टेबल हमारा BiS3 है। तो बोलोगे सबसे कम स्थायी, सबसे कम अस्थायी, अस्थायी, सबसे कम अस्थायी जो है वो है BiS3। पूछा जाता है कि हाइड्राइडों में सबसे कम स्थायी कौन होता है? तो सबसे कम स्थायी कौन होता है? सबसे कम अस्थायी, सबसे कम अस्थायी। आवाज आ रही है आप सभी को? एक बार चेक कर लीजिए, फिर स्टार्ट कीजिए क्लास। अगर आ रही है तो बोलिए। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है थोड़ा सा। चले, पहला पॉइंट क्लियर हो गया, इसके बारे में सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलो आ जाओ, दूसरा पॉइंट क्या है? अपचायक क्षमता का क्रम। इसे हम अपचायक क्षमता या हम अवकारक गुण भी बोल सकते हैं, ठीक है, कई नाम इसके दिखते हैं। तो बोल सकते हो अपचायक गुण या अवकारक गुण का क्रम, का क्रम। सर अवकारक गुण क्या होता है, अपचायक गुण क्या होता है, इसका क्रम आखिर क्या होगा? सर हमें एक बात पता है कि धातुएं जो हैं वो अपचायक गुण प्रदर्शित करती हैं। ये हम 11th में पढ़े थे, चैप्टर नंबर 8 में। क्या पढ़े थे चैप्टर नंबर 8 में? वहां पढ़ा था सर, नाम था रेडॉक्स अभिक्रिया, चैप्टर का नाम। वहां आपने पढ़ाया था जो पदार्थ या जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं वे अपचायक कहलाते हैं, और ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मींस धातुएं जो होती हैं बढ़िया इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं अधातुओं के मुकाबले, क्योंकि धातुएं जो होती हैं वो ग्रहण करती हैं, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। अच्छा सर, त्यागती हैं, बहुत बढ़िया। तो सर अपचायक क्षमता किसकी होगी? धातुओं की ज्यादा होगी। अब धातुएं कहां हैं? आप कहोगे सर जब नीचे उतरोगे तो धातु मिलेगी, क्योंकि बिस्मथ हमारी धातु है जबकि नाइट्रोजन हमारी अधातु है। तो अधातु हैं, ये दोनों अधातु हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु हैं, और बिस्मथ हमारी एक दुर्लभ प्रकार की धातु है। तो हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे हमें धातुएं मिलेंगी, धातुएं मिलेंगी मींस अपचायक क्षमता आएगी। मींस हम क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे हम अमोनिया से PS3 हो गया, AsS3 हो गया, एंटीमनी S3 हो गया, मतलब स्टीबाइन हो गया, और बिस्मथ हाइड्राइड हो गया। तो सर जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे वैसे वैसे आपकी अपचायक जो गुण है या अवकारक जो गुण है वो बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ये है इसके अवकारक का गुण। जैसे जैसे आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ जाओगे, नाइट्रोजन का हाइड्राइड जो है जिसे हम अमोनिया कहते हैं, उससे आप जैसे जैसे आप बिस्मथ हाइड्राइड की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपकी अवकारक क्षमता बढ़ जाएगी, अवकारक गुण बढ़ जाएगा, जिसे हम अपचायक गुण के नाम से भी जानते हैं। डेफिनेशन क्या याद आई कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन, जो तत्व हो या चाहे आयन हो, दोनों की बात कर सकते हैं, तत्व या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है वो अपचायक कहलाता है, और ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रॉन कौन त्यागता है? धातुएं त्यागती हैं। 11th के पहले चैप्टर में यही है, धातु अधातु उपधातु आपने पढ़ाए थे 11th के पहले चैप्टर में। जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देंगी धातु में होंगी। तो धातु कहां है? नीचे सर, बिस्मथ है। तो जो ये आसानी से त्याग देगी तो इसकी ज्यादा होगी, ये नहीं त्यागेगी तो इसकी कम होगी। तो वही बात है कि नाइट्रोजन से जैसे जैसे आप बिस्मथ की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता बढ़ जाएगी, मींस आपका अवकारक गुण, अपचायक गुण इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है भाई। चंद्रशेखर कुमार जी अभी आगे बढ़ेंगे ना, बस आओ ना, नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन की क्रियाशीलता फास्फोरस से भिन्न क्यों है, ठीक है, थोड़ा सब्र करो, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आ जाओ, तीसरे पॉइंट में चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है?
नाइट्रोजन को छोड़कर नाइट्रोजन को शामिल कर लो, या ऐसे बोल दो सभी तत्व ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सभी तत्व ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। सबके सब ऑक्साइड बनाते हैं, चाहे नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, चाहे फास्फोरस का ऑक्साइड हो, चाहे आर्सेनिक का ऑक्साइड हो, चाहे एंटीमनी का ऑक्साइड हो, और चाहे बिस्मथ का ऑक्साइड हो। सबके सब जो हैं वो ऑक्साइड बढ़िया ऑक्साइड बनाते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके सब बढ़िया ऑक्साइड बना लेते हैं। जिन ऑक्साइडों की बात करें तो उनमें से ये जो तीनों ऑक्साइड हैं ये अम्लीय होते हैं। ये तीनों ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। अगर मैं इस ऑक्साइड की बात करूं तो ये जो ऑक्साइड है वो होता है उभयधर्मी। इसे हम एम्फोटेरिक कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऑक्साइड अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, कौन सा ऑक्साइड क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, और कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। तो आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड हो, चाहे फास्फोरस का ऑक्साइड हो, चाहे आर्सेनिक का ऑक्साइड हो, ये तीनों के तीनों ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। अगर हम एंटीमनी के ऑक्साइड में जाते हैं तो वो उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। उभयधर्मी का मतलब इसके अंदर अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। और अगर बात करें बिस्मथ की ऑक्साइड की तो ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक है। sp2 होगा सर, sp2 होगा, लिखा तो sp2 सही तो है। हाँ भाई, कभी कभी यहाँ sb4o6 दिख जाएगा, कभी कभी यहाँ आपको sb4o6 नजर आ जाएगा। वो दोनों एक ही बात है। देखो ना, 2 से डिवाइड करके देखो ना, sb2o3 बन रहा है। देखो ना, 2 से डिवाइड करके 2 2 4 2 3 6, बात तो वही आ रही है ना। तो sb2o3 कह सकते हैं इसको। ये चैप्टर बड़ा है भैया, बहुत बड़ा है। पी ब्लॉक वर्ग 15 16 17 18 4 ब्लॉक है इसमें, 4 ब्लॉक। उभयधर्मी का मतलब उदासीन नहीं बोल सकते। देखो, उदासीन उभयधर्मी दो चीजें अलग अलग है। उभयधर्मी और उदासीन दो अलग अलग चीजें। कैसे अलग अलग चीजें? उदासीन कौन होता है? उदासीन वही होता है जिसका पीएच मान एग्जैक्ट 7 आए। कितना है? 7 आए। जिसमें ना अम्ल का गुण हो ना क्षार, मतलब दोनों गुण हो, पर उसका पीएच मान हमेशा 7 आना चाहिए। बट उभयधर्मी वे होते हैं जो अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। उभयधर्मी है sp2o3, एंटीमनी ऑक्साइड है, बट कहीं कहीं पर ये उभयधर्मी का गुण नहीं दिखाता। बट वैसे ऑक्साइडों में अगर ऑक्साइड बना रहा है तब ये उभयधर्मी है। हाइड्राइड बनाने में तो उभयधर्मी नहीं है सर। तो उभयधर्मी उदासीन दो अलग अलग बातें हैं। कहने को तो कह सकते हो ये उदासीन है, पर उदासीन कहना गलत होगा। उभयधर्मी को उदासीन कहना गलत होगा, उदासीन को उभयधर्मी कहना गलत होगा। तो दो अलग अलग नाम है। जल जो है वो उदासीन है, जल है उदासीन। ऐसा कोई और नहीं है जो उदासीन हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड नहीं है जो उदासीन हो। बोलने को तो बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, उभयधर्मी को उदासीन बोल सकते कोई। बट रियलिटी अगर बात करें तो दो अलग अलग वर्ड हैं और दो अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किए जाते हैं। इसका पीएच मान एग्जैक्ट 7 नहीं आता, समझ रहे हो? नहीं आएगा एग्जैक्ट 7। आपको sp2o3 का पीएच मान नहीं पूछा जाएगा, चिंता मत करो। पीएच मान उन्हीं के पूछे जाते हैं जो अम्ल हो और क्षार हो। जब भी जल्दी आपको अन्य के पीएच मान नहीं पूछे जाते, और पीएच मान आपके सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये तीसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया हो तो मैं चौथे पॉइंट में चलूं। यहां से क्या क्वेश्चन बनता है समझ में आ गया? देखो, ट्राई ऑक्साइड की बात करें तो ट्राई ऑक्साइड की तुलना में जो इनके पेंटा ऑक्साइड होते हैं वो ज्यादा स्थायी माने जाते हैं। समझना बात मैं क्या कह रहा हूं। ट्राई ऑक्साइड की बात करें तो ट्राई ऑक्साइड की तुलना में इनके पेंटा ऑक्साइड ज्यादा क्रियाशील और ज्यादा स्थायी माने जाते हैं। क्या लिख रहा हूं मैं मेंशन करके लिख रहा हूं कि इनके अगर पेंटा ऑक्साइड की बात करें तो ये होते हैं ज्यादा क्रियाशील और साथ में होते हैं ज्यादा स्थायी। अगर हम ट्राई ऑक्साइड की तुलना करें पेंटा ऑक्साइड के साथ तो इनके ट्राई ऑक्साइड जो बनते हैं, इनके पेंटा ऑक्साइड जो बनते हैं, तो ट्राई ऑक्साइड की तुलना में पेंटा ऑक्साइड जो बनते हैं वो ज्यादा क्रियाशील होते हैं और उनका स्थायित्व भी ज्यादा होता है, उनकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। ठीक है, तो साथ साथ आप लिखते चले, बनाते चले, तब आपको ज्यादा मजा आता चलेगा। आया ना बात समझ? ट्राई ऑक्साइड की तुलना में पेंटा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल है और ज्यादा रिएक्टेबल है। रिएक्टेबल मींस ज्यादा अच्छा रिएक्ट करते हैं, ज्यादा अच्छी क्रिया करते हैं, ज्यादा फास्ट क्रिया करते हैं। ये सब बातें आप रख सकते हैं। 3 पॉइंट क्लियर हो तो फिर आगे चले। ठीक है, चले अगले पॉइंट में आ जाओ, 5वें पॉइंट में। हाँ 4 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट के 4 हो गए, 4 आ जाओ। देखो, द्विअंगी यौगिकों में, द्विअंगी, अब ये कौन से यौगिक होते हैं पहले परिभाषा सुन के समझ में आएगा। द्विअंगी यौगिकों में
द्विअंगी यौगिक का मतलब ऐसे यौगिक जिसमें केवल दो ही तत्व शामिल हो, समझ रहे हो? द्विअंगी यौगिक का मतलब ऐसे यौगिक जिनमें केवल दो ही तत्व शामिल हो। जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो ज्यादा बेटर आपके माइंड में आएगा। द्विअंगी यौगिकों में ये सभी तत्वों, ठीक है, तत्व जब भी लिखते हैं तो अजीब तरीके से बनता है ना। ये सभी तत्वों धातुओं से क्रिया करके अपनी ऑक्सीकरण अवस्था -3 दर्शाते हैं। द्विअंगी यौगिक का मतलब मैंने क्या कहा कि सर ऐसे यौगिक जो दो ही तत्वों से बने हो, तत्व की बात कर रहा हूं, परमाणु की बात नहीं कर रहा हूं। कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो कंफ्यूजन में पड़े रहोगे। मैंने कहा ऐसे यौगिक जो केवल दो ही तत्वों से मिलकर बने होते हैं द्विअंगी यौगिक। ऐसे यौगिक जिनमें केवल दो ही अंग हो, 3-4 अंग ना हो, जैसे NaCl दो ही अंग है, H2O दो ही अंग है, CaCl2 दो ही अंग है, मतलब दो ही तत्व शामिल हो, एक कैल्शियम एक क्लोरीन। परमाणु नहीं गिनने हैं भैया, परमाणु नहीं गिनने हैं। और जैसे एग्जांपल करते हैं ना, परमाणु नहीं गिनने हैं। देखो जैसे कैल्शियम का नाइट्राइड, जैसे कैल्शियम का फास्फाइड, जैसे मैग्नीशियम का एंटीमोमाइड, ऐसा कुछ नाम है, देखते हैं अभी। Ta3P2, ठीक है, सीरीज देखते हैं, Mg3Sb2, ठीक है, हो गया। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, अच्छा AS आएगा, पहले एंटीमनी का आएगा, आर्सेनिक आएगा, एंटीमनी ना, एंटीमनी मतलब Sb2 आएगा, और लास्ट में आएगा बिस्मथ Mg3Pi। ये जितने भी आपको कंपाउंड नजर आ रहे हैं, ये सबके सब जो कंपाउंड हैं ये द्विअंगी यौगिक बनाते हैं। जैसे देखो कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, दो ही तत्व हैं, कैल्शियम है, फास्फोरस है, दो ही तत्व हैं, मैग्नीशियम है, आर्सेनिक है, दो ही तत्व हैं, जिंक और एंटीमनी है, दो ही तत्व हैं, मैग्नीशियम और बिस्मथ दो ही तत्व हैं। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना, इन सब में वर्ग 15 के जो भी एलिमेंट है, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे फास्फोरस हो, चाहे आर्सेनिक हो, चाहे एंटीमनी हो, चाहे बिस्मथ हो, सबके सबकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 है। क्या है? -3 है। तो कैल्शियम नाइट्राइड हो गया, और क्या हो गया? कैल्शियम फास्फाइड हो गया, मैग्नीशियम आर्सेनाइड हो गया। क्या हो गया? मैग्नीशियम आर्सेनाइड हो गया, जिंक बहुत नीचे आ गया क्या? तो ऊपर किसका लेंगे ना अभी, जिंक एंटीमोनाइड हो गया, तो किसका लेते हैं ना, ठीक है, किसका लेते हैं थोड़ा, ठीक है ना। क्या हो गया? क्या नाम क्या हो गया? जिंक एंटीमोनाइड। क्या हो गया? जिंक एंटीमोनाइड। और इसका हो गया मैग्नीशियम बिस्मथाइड। क्या हो गया? बिस्मथाइड। यह नाम तो अजीब है ही खैर नाम तो अजीब है भैया, पूरा समय है, आराम से नोट करो, कहीं कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। नाम नोट कर लो, नाम आपके दिमाग में छपे होने चाहिए। एक बच्चा कह रहा सर भौतिक गुण जो कल बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का है, तो पी ब्लॉक का है। अरे भैया, तो भौतिक गुण कल पढ़ा रहे थे आपको, वो NH2NP3 का पढ़ा रहे थे, मींस 15 वर्ग 15 का पढ़ा रहे थे। पी ब्लॉक का कोई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे? पी ब्लॉक के अंदर वर्ग 15 पढ़ रहे हो ना, तुम्हारे सिलेबस में तो वर्ग 15 से वर्ग 18 तक पढ़ना है, तो वर्ग 15 पढ़ रहे हो, तो वर्ग 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल पढ़ रहे थे। वर्ग 15 में जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ 5 एलिमेंट है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कल हम पढ़ रहे थे, तो उन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो ये जो पॉइंट है एक बार फिर समझ लो कि द्विअंगी यौगिक का मतलब ऐसा यौगिक जिसमें केवल दो ही अंग हो। तो अंग का मतलब दो एलिमेंट हो, एटम मत काउंट करना, क्योंकि एटम काउंट करोगे तो 3 एटम इसके और 2 एटम इसके, 5 एटम हो जाएंगे। हम एटम काउंट करने की बात नहीं कर रहे, हम केवल एलिमेंट काउंट करने की बात कर रहे हैं, मतलब तत्वों को काउंट करने की बात कर रहे हैं। तो जो कैल्शियम नाइट्राइड है, दो ही एलिमेंट है, एक कैल्शियम एक नाइट्रोजन, कैल्शियम फास्फाइड है, कैल्शियम है फास्फोरस है, मैग्नीशियम आर्सेनाइड है, मैग्नीशियम है आर्सेनिक है, जिंक एंटीमोनाइड है, जिंक है और एंटीमनी है, और लास्ट में है मैग्नीशियम बिस्मथाइड, जिसको कहते हैं, उसमें कौन कौन सा है? मैग्नीशियम है और बिस्मथ है। तो ये जितने भी आपको दिख रहे हैं एलिमेंट, सॉरी कंपाउंड जो दिख रहे हैं, इसमें केवल दो ही एलिमेंट शामिल हैं, इसलिए इन्हें द्विअंगी यौगिक कहा गया। तो आपने कहा सर ऐसे यौगिक जिनमें केवल दो ही तत्व शामिल हों, उन्हें हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। इस परिवार के, इस वर्ग के, वर्ग 15 के नाइट्रोजन परिवार के जितने भी 5 तत्व हैं या जितने भी तत्व हैं, वो सब के सब द्विअंगी यौगिक बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। -3 का मतलब है कि यहां पर जब आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, तो यहां पर जो नाइट्रोजन परिवार के जो भी एलिमेंट है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगी। चाहो निकाल के दिखा देता हूं एक, अच्छा साइड में निकाल के दिखा देता हूं। इसकी निकाल दूं, आप जिसकी कहो उसकी निकाल दो, इसकी निकाल दो, जिसकी कहो उसकी निकाल दो, इसकी निकाल दूं, आपको इसकी निकाल दूं। H2O कहां जा रहा है भैया? O कहां है परिवार में? O कहां है? नहीं भैया, CO3 AS कैसे हो जाएगा? हमने कहा ना धातुओं, देखो यहां पढ़ो ना, एक लाइन पढ़ो,
ये लाइन क्या लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, धातुओं, धातुओं के साथ ही मिलेगा ना। CO3 धातु कैसे हो जाएगी, वो तो कार्बोनेट आयन है, तो धातु कैसे हो जाएगी? बता दे किसी का। अच्छा Mg3Bi2 का बता दे। चलो आप देखो Mg3Bi2 में देखो, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। सर मैग्नीशियम में कितनी होती है, प्लस का 2 होती है, और गुने में कितने लोग हैं, 3। हो गया भाई, प्लस की 2 तो होती है ना, मैग्नीशियम की याद करो ना, प्लस की 2 ही होती है, भूल गए हो तो वैसे याद कर लो। Mg किसका होता है, 2 प्लस का होता है, तो प्लस की 2 होती है, और गुने में कितने लोग, 3 प्लस का। किस्मत की नहीं पता तो क्या मान लिया, x, गुने में कितने लोग, 2 लोग, और पूरे के ऊपर कुछ नहीं तो बराबर कितना, 0, थोड़ा सा निकालना याद करो। तो ये हो गया प्लस का 6, प्लस का 2x बराबर 0, 2x बराबर माइनस का 6, तो x बराबर 2 3 6 माइनस का 3, निकल गया, आई ना, आई ना, माइनस की 3। तो यहां पर जितने भी नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं सबके सब जो है अपनी ऑक्सीकरण अवस्था माइनस की 3 दर्शा रहे हैं। किसी में भी निकाल के देख लोगे माइनस की 3 नचने, आई ना, आ रही ना माइनस की 3, तो ये आ रही है माइनस की 3, इसको हटाया जाए, तो कोई काम है नहीं यहाँ पर। आगे चला जाए, अगर आगे चला जाए बोलो तो आगे चला जाए। प्लस के 3 होगा, कैसे होगा प्लस के 3, निकालो आप, निकालो प्लस का 3 कैसे आ जाएगा। कैल्शियम की प्लस का 2 होती है, गुने में 3 लोग हैं, फास्फोरस की पता नहीं तो x मान लिया, गुने में 2 लोग बराबर 0, ये हो गया प्लस का 6, प्लस का 2x बराबर 0, तो 2x बराबर ये प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6, 2 3 6 कैसे आ जाएगी प्लस की, माइनस की 3 आएगी ना, प्लस की 6 कैसे, प्लस की 3 कैसे आएगी, माइनस की 3 आएगी, कैलकुलेशन देख लो। आगे बढ़ा जाए अगले पॉइंट में। निकाल के देखो ना, क्यों प्लस की 3 कैसे हो रही है, वह तो हम सोच रहे हैं, प्लस की 3 कैसे आ, माइनस की 4 कैसे आ रही है, तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो उसका मतलब, तो तुम निकाल ही नहीं पा रहे हो। Zn का निकाल लेता हूँ, Zn3Sb2, देखो Zn की प्लस का 2 होती है, और गुने में 3 लोग, Sb की नहीं पता तो x मान लिया, गुने में 2 लोग बराबर 0, 3 दूनी 6, प्लस का 2x बराबर 0, 2x बराबर ये प्लस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, ये x गुने में है तो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी, तुम इधर लेके उधर घटा रहे हो, 2 में 6 में 2 गए 4, देख लो आ रही है माइनस का 3, क्या तुम भी लोग इतना कमजोर मैथ है, ये बेस कमजोर है तुम लोगों का, और कुछ नहीं है। चलें, चलो अब आगे बढ़ा जाए, 6वां पॉइंट किया जाए, 6वां पॉइंट, सभी तत्व 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं, हैलाइड बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन केवल एक ही प्रकार का हैलाइड बनाता है। कितने प्रकार का हैलाइड बनाता है, एक ही प्रकार का हैलाइड बनाता है। क्या कहा जा रहा है, इनका बात कहने का क्या है, जितने भी आपको एलिमेंट नजर आ रहे हैं ये सबके सब 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। कौन कौन से हैलाइड बनाते हैं, देखो ये बनाते हैं ट्राई हैलाइड और बनाते हैं पेंटा हैलाइड। क्या, ट्राई हैलाइड बनाते हैं और बनाते हैं पेंटा हैलाइड, 2 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। अब ट्राई और पेंटा क्यों बनाते हैं, क्योंकि सर हम पढ़ के आए हैं कि या तो प्लस की 3 होगी या तो प्लस की 5 होगी, माइनस की 3 तो देख चुके हैं ना, तो बची क्या, प्लस की 3 और प्लस की 5, तो या तो ट्राई बनाएगा या तो पेंटा बनाएगा, इसके अलावा तो कुछ बनाएगा नहीं, तो ट्राई या पेंटा बनाएगा, ट्राई या पेंटा बनाएगा, जिसमें से जो नाइट्रोजन है केवल एक ही प्रकार के हैलाइड बनाता है, कौन सा, NF3, और जैसे BiF3 बनता है, उसके अलावा अन्य भी बनते हैं, NF3 जो है वो ये स्थाई है, कैसा है, स्थाई है। BiF3 क्या है, अस्थाई है। कितना पहले नोट करो, आगे बढ़ो। सर Al के नाइट्रोजन परिवार को ले तो एल्युमिनियम कहां गया, नहीं Al में नाइट्रोजन कहां से आ गया, ये नाइट्रोजन परिवार अलग है, एल्युमिनियम का परिवार अलग है भैया, एल्युमिनियम 13 वर्ग 13 का है, बोरान परिवार का है, कहां जा रहे हो तुम। देखो इसमें ये क्या है, स्थाई है, ये क्या है, अस्थाई है, और बाकी सबके सब अस्थाई हैं। यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो बनता है कैसा बनता है, देखो यहां से बनता है कि BiF3 में कैसा बंध पाया जाता है, तो आप कहोगे सर यहां पाया जाता है आयनिक बंध, क्या आयनिक बंध पाया जाता है, जो अन्य हैं उनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और NF3 में भी सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्यों, जवाब सुनो, क्यों का जवाब सुनोगे ना, क्यों जवाब, सर क्यों, क्योंकि सर जो Bi है वो धातु है, Bi है वो धातु है, और धातु है और फ्लोरीन अधातु है, और धातु और अधातु के बीच में हमेशा आयनिक बंध बनता है, इसीलिए BiF3 में आयनिक बंध पाया जाता है। ये सब ट्राई हैलाइड हैं, आपको दिखाई दे रहा हो, ये भी ट्राई हैलाइड है, ये भी ट्राई हैलाइड है, और बाकी अन्य भी ट्राई हैलाइड है, बाकी सबकी बात कर रहे हैं।
बाकी सबकी बात कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि जो NF3 केवल एक ही बनाता है, NF3, और कुछ बनाता भी नहीं। नाइट्रोजन केवल एक ही बनाता ही है, वो है NF3, NCl3 बनाता ही नहीं, बहुत रेयर केस में बनाता है, अस्थायी होता है। BF3 BIF3 बहुत क्या होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। जो अन्य बनते हैं वो भी बहुत अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। भैया वही देखो, तुम सोचो एक बात तुम अपने दिमाग में लगाओ कि सर हम काम वही करेंगे ना जो बहुत दिनों तक टिका रहे। जैसे मुझे घर बनवाना है, मान लो आप लोगों को घर बनवाना है, तो घर तो ऐसा बनवाओगे ना कि बहुत लंबे समय तक ये चले, टूटे ना, बचा रहे, ये तो करोगे। तुमसे कहते हैं स्टेबल हो भैया, अच्छे से स्टेबल हो, टूटने फूटने लायक ना हो, ये ना। तो तुम अनस्टेबल वालों के साथ क्यों जाओगे, तुम तो स्टेबल वालों के साथ जाओगे। तो NF3 ही स्टेबल होता है, बाकी सब अनस्टेबल होते हैं। 3 में बात करें, 5 में तो सबके सब हैं, बट 3 में अगर बात करें तो 3 में NF3 ही एक लौता ऐसा है जो स्टेबल होता है, बाकी 3 में सबके सब अनस्टेबल होते हैं। BIF3 जो है वो एकमात्र ऐसा है जो अस्थायी होते हुए भी आयनिक बॉन्ड बनाता है, क्योंकि Bi धातु है, क्लोरीन अधातु है, और धातु और अधातु के बीच में हमेशा क्या बनता है, आयनिक बंध बनता है, इसलिए BIF3 में आयनिक बंध बनता है, बाकी सबके सब में सहसंयोजक बंध बनता है। आया अन्य मतलब अन्य, PCl3 हो गया, AsCl3 हो गया, AsF3 हो गया, बाकी जितने भी अन्य तत्व हैं, अन्य जितने भी तत्व हैं वो बनाएंगे। अगर अन्य जैसे PCl3 बना लिया, क्या बना लिया, जैसे PCl, बहुत नाम हो गए, PCl3 बना लिया, PF3 बना लिया, SBF3 बना लिया, AsF3 बना लिया, AsL3 बना लिया, AsBr3 बना लिया, AsI3 बना लिया, बहुत सारे जो अन्य जितने भी हैं वो सबके सब सहसंयोजक बॉन्ड वाले होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड वाले। आ गया, अगर आ गया हो तो फिर आगे बढ़ा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, अपवाद नहीं है भैया, हर जगह तुम अपवाद ही लगा देते हो, अपवाद नहीं है। दादू 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 बताइए, बताएं आगे चले। NF3 हो गया, PF3 हो गया, AsF3 हो गया, SBF3 हो गया, और BIF3 हो गया। अगर कहे कि ऊपर से नीचे मींस नाइट्रोजन से बिस्मथ तक जाने में इनकी क्षारीय प्रवृत्ति क्या होती है, तो आप कहोगे सीधे घटती है। ठीक है, ये क्रम होता है, ठीक है, अप टू डाउन ये क्रम। अरे भैया अन्य धातु हैं, बिस्मथ को छोड़कर क्या कोई है धातु। अरे भैया तुम लोग क्या बताएं, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये बात तो तय है ना, पढ़ते नहीं हो ना, ये बात तो तय है, पढ़ते नहीं हो, पढ़ो तो जानू, पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो तो मिलो क्या। ए वाला हो गया, ए वाला हो गया ना, ए वाला हो गया, अब बी वाले में चलते हैं। यही बात कर ले क्या, झका तो है ना, चलो यही बात कर लेते हैं, यही बात कर लेते हैं, क्या बात कर लेते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों पेंटा हैलाइड बनाते हैं, पेंटा हैलाइड बनाते हैं, बनाते हैं, क्योंकि क्योंकि नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहां से पक्का कर लो, ये क्वेश्चन यहां से पक्का कर लो, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, यहां से पक्का कर लो, 2 नंबर का क्वेश्चन ही आता है कि नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्व पेंटा हैलाइड बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के पास रिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 101% लिख के डबल ट्रिपल स्टार मार के रख लो, ट्रिपल स्टार मार के रख लो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, देखो कैसे पूछा जाता है, NF5 नहीं बनता, NF5 नहीं बनता, जबकि जबकि PF5 बनता है, क्यों बनता है, क्यों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर में, सुना, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि NF5 नहीं बनता जबकि PF5 बनता है, क्यों। तो सीधे सवाल का जवाब लिखोगे कि नाइट्रोजन के पास अतिरिक्त डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए यह NF5 नहीं बना पाता, जबकि फास्फोरस के पास अतिरिक्त रिक्त डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वह PF5 बना लेता है। ओके ठीक है, तो ट्रिपल स्टार मार के रख लो कि ऐसा क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। अरे यूपी बोर्ड में सिलेबस में नहीं है, यूपी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है चैप्टर, नहीं है, बिहार बोर्ड के सिलेबस में है सिर्फ, ठीक है। हटाएं, अगर नोट कर लिया हो तो हटाया जाए, फिर अगले पॉइंट पे चला जाए। बातें कभी कभी
डी ऑर्बिटल क्या होता है? ये याद है? कुछ याद हो तो बताओ, अगर यस सर याद हो तो। इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे जाते थे, याद है कुछ? यही है डी ऑर्बिटल। इसके पास नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखो क्या आता है। क्या आता है? हीलियम 1s2, हीलियम 2s2 2p3। क्योंकि सर 2d होता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है। 3d होता है, 4d होता है, 5d होता है, 6d होता है, 2d होता ही नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो 2d होता ही नहीं। जब होता ही नहीं है इसलिए सर ये नहीं बना पाता। बाकी सब बना लेते हैं, होता ही नहीं है इसके पास तो नहीं बना सकते। बाकी सबके पास होता है वो बना। अगले पॉइंट पे चलें। अच्छा कितने हुए थे? 6। अच्छा नाइट्रोजन को छोड़कर, नाइट्रोजन को छोड़कर बाकी सभी तत्वों, बाकी सभी तत्वों सल्फाइड यौगिक बनाते हैं। बाकी सभी तत्वों सल्फाइड यौगिक बनाते हैं। मतलब क्या कह रहा हूं कि सर नाइट्रोजन कोई भी सल्फाइड यौगिक नहीं बनाता, बाकी सबके सब बना लेते हैं। जैसे बता दो सर, जैसे क्या है? जैसे क्या है? जैसे फास्फोरस हो गया, PS3 और PS5 दोनों बना लेता है। PS3 और PS5 दोनों बना लेता है। आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक AsS3 और AsS5 दोनों बना लेता है। बट यहाँ पर सर रुकिए सर, 2 लगा दीजिए कि सल्फर का कितना होता है? 2 होता है। तो फास्फोरस जो है P2S3 और P2S5 दोनों बना लेता है। आर्सेनिक जो है AS2S3 और AS2S5 दोनों बना लेता है। आर्सेनिक हो गया। एंटीमनी जो हो गया SB जो है SB2S3 और SB2S5 दोनों बना लेता है। आगे आ जाओ, आगे हो गया क्या सर? आगे आते हैं तो बिस्मथ जो है वो बना लेता है। बिस्मथ क्या होता है? Bi, तो Bi2S3 और Bi2S5। तो बाकी परिवार के सब सदस्य बना लेते हैं सल्फर के साथ। पर नाइट्रोजन कोई भी नहीं बना पाता, ना सल्फर का ट्राई बना पाता है, ना सल्फर का पेंटा बना, मतलब ना ट्राई सल्फाइड बना पाता है, ना पेंटा सल्फाइड बना पाता है। नाम सुन लो, फास्फोरस ट्राई सल्फाइड, फास्फोरस पेंटा सल्फाइड। लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख लेना। आर्सेनिक ट्राई सल्फाइड, आर्सेनिक पेंटा सल्फाइड। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड, एंटीमनी पेंटा सल्फाइड। बिस्मथ ट्राई सल्फाइड, बिस्मथ पेंटा सल्फाइड। मतलब ट्राई पेंटा ही बना सकते हैं। तो दिमाग में ना, अब कैसे बनाया देखो, एक को समझा दे रहा हूं, देख लो, एक को समझा दे रहा हूं। जो सल्फाइड है उसके पास होता है सल्फर के 2 माइनस, ये सल्फाइड आयन है, लिख देता हूं साइड में। एस जो होता है अगर वो 2 माइनस का होता है, इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है सल्फाइड आयन। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है सल्फाइड आयन। जैसे ऑक्सीजन का होता है वैसे सल्फाइड का होता है। अब देख लो जरा बना के, किसी को भी साथ में बना के देख लो। फास्फोरस को बना के देख लो, 3 वाला ले रहा हूं, तो अगर फास्फोरस का 3 प्लस लोगे और सल्फर का 2 माइनस लोगे तो क्या बनेगा? 2 वाला यहां आएगा और 3 वाला यहां जाएगा, तो बनेगा क्या? P2S3। अगर हम 3 वाला ले रहे हैं तो, अगर हम 5 वाला ले रहे हैं, फास्फोरस का 5 प्लस ले रहे हैं और सल्फर का 2 माइनस ले रहे हैं, तो क्या बनेगा? 2 यहां आएगा तो P2 और 5 यहां जाएगा तो S5। तो देखो मैंने यौगिक भी बना के आपको दिखा दिया, चाहो तो यहां मेंशन कर लो, ये लो। तो सब इसी तरह यौगिक बनाते हैं, सबके सब काम है इसी तरह यौगिक बना। ठीक है, तो आज बात इतनी रख रहे हैं, कल आएंगे तो बात करेंगे नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के बारे में। ठीक, चाहो तो थोड़ा और पढ़ लिया जाए, बट नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार में मुझे लगता है 12 या 13 पॉइंट्स हैं। तो कल आएंगे तो नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार के बारे में पढ़ा जाएगा और फिर एक नए कंपाउंड की शुरुआत की जाएगी जिसका नाम है डाई नाइट्रोजन या नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास फिर यही पर रखेंगे। रासायनिक गुण पूरे के पूरे हम लोगों ने खत्म कर लिए हैं। आज के हम लोगों ने रासायनिक गुण पूरे के पूरे खत्म कर लिए हैं, जिसमें हमने हाइड्राइड सीखा, ऑक्साइड सीखा, हाइड्राइड सीखा, ऑक्साइड सीखा, फिर हमने द्विअंगी यौगिक सीखे। द्विअंगी यौगिक सीखने के बाद हम लोगों ने क्या सीखा? हमने सीखा हैलाइड के बारे में, ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड, और लास्ट में सीखा नाइट सल्फाइड के बारे में। ठीक है, कौन क्या बना सकता है, कौन क्या नहीं बना सकता, ये भी हम लोगों ने जाना है। तो कल आएंगे तो चर्चा करेंगे। आज हमने 2 क्वेश्चन की बात की। एक बच्चे ने जो कमेंट किया था वो क्वेश्चन कि कैसे पूछा जाता है, पूरा बड़ा सा 5 नंबर का क्वेश्चन, याद हो आपको, मैंने बोला था। जिन बच्चों ने गौर नहीं किया है, जब आप फ्री होंगे तो फ्री टाइम में एक बार दोबारा क्लास चालू कीजिएगा और उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा और उसका आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और फिर हमने बात की 2 नंबर क्वेश्चन थी कि NF5 नहीं बनता जबकि PF5 बनता है, क्यों? या NCl5 नहीं बनता जबकि PCl5 बनता है, क्यों? मतलब F से पूछता है, Cl से नहीं पूछता, क्योंकि नाइट्रोजन Cl बनाता ही नहीं, बहुत रेयर केस में बनाता है। नाइट्रोजन फास्फोरस में खुश है, वो फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ ही खुश है, फ्लोरीन के साथ ही बनाता है, फ्लोरीन के साथ बहुत रेयर केस में बनाता है। तो मैंने लिख दिया था NF3। जो NF3 है वो एकमात्र है जो स्थायी है, बाकी सब के सब अस्थायी है। देखा था ना पीछे, देखो ना कि NF3 स्थायी है, बाकी सब के सब। ठीक है, तो अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी, फिर गाना भी सुना दें। हाँ, चंद्रशेखर कुमार जी, ये क्वेश्चन आएगा, अभी नहीं आया है, आएगा, ये आएगा नाइट्रोजन के असामान्य व्यवहार में। तो पहले से जानने से अच्छा, जब आए क्वेश्चन तब जानो ज्यादा अच्छा। तो पहले पढ़ तो लो, फिर क्वेश्चन समझो। अब पढ़ा ही नहीं है, क्वेश्चन समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। कल हम जब नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार पढ़ा लें, फिर आपको इस क्वेश्चन का मतलब और आंसर दोनों मिल जाएंगे। 7वां नंबर समझ में नहीं आया, बहुत आसान है कि नाइट्रोजन छोड़ दो, बाकी सबके सब सल्फाइड वाले बनाते हैं। सल्फाइड मतलब S2 माइनस की बात कर रहे हैं। ये सब यौगिक सल्फर के साथ यौगिक बना सकते हैं, ये सबके सब जो एलिमेंट हैं। ठीक है, चाहे वो नाइट्रोजन को छोड़ दो, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये चारों सल्फर के साथ यौगिक बना सकते हैं सल्फाइड वाला, बट नाइट्रोजन बना नहीं सकता। ये पॉइंट है। नाइट्रोजन कभी भी नाइट्रोजन का सल्फाइड नहीं बनाएगा, चाहे वो ट्राई वाला हो, चाहे वो पेंटा वाला हो। बाकी सब के सब बना सकते हैं, ट्राई वाला भी और पेंटा वाला।
भाई कल देखो, कल भाई बहुत सारी क्लास है, तो मुझे लगता नहीं वन शॉट क्लास हो पाना संभव नहीं। ठीक है, चंद्रशेखर बच्चा अच्छा है और आगे नहीं भाग रहा है वो, मत उसको देखो कि एक साथ साथ वो क्वेश्चन के आंसर लिखते हुए चल रहा है, ना पढ़ रहा है उतना तो क्वेश्चन कर ही रहा है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, कई सारे कंडीशन है नाइट्रोजन के पास, बताऊंगा आगे, कल आऊंगा तो बताऊंगा, तो सारे पॉइंट्स कल बताऊंगा नाइट्रोजन के आसमान व्यवहार में, तभी समझ में आएगा। पहले से बोल दूंगा तो ये होगा सर हवा हवाई कर देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, लिखूंगा तब पता चलेगा ना, पॉइंट लिखूंगा तब पता चलेगा। कल आएंगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे इसके बारे में, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सल्फाइड क्यों नहीं बना पाता, आगे क्यों बना लेते हैं, सल्फाइड क्यों नहीं बनाता। रीजन समझ में आ रहा है कि पी ब्लॉक को हटाने का रीजन क्या था, ये बस यही था, जो ये है थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर पड़ जाते हैं, पी ब्लॉक हो गया, तत्वों का निष्कर्षण हो गया, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पी ब्लॉक एनसीईआरटी से नहीं है, ये हटाने का ये रीजन था। ये एकदम डिफरेंट टाइप के चैप्टर होते हैं, अजीब टाइप के, केवल केवल भरे पड़े हैं बस, थ्योरी थ्योरी थ्योरी, कॉन्सेप्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट थ्योरी, उनका बहुत डीपली मतलब जानोगे तब याद करना पड़ेगा, हमेशा याद रखना पड़ेगा क्यों नहीं बना पाता, रीजन पता होना चाहिए, हर एक चीज का रीजन पता होना। सुनाया तो था क्लास की स्टार्टिंग, बार बार गाना सुनो, अगली क्लास में गाना गाया जाए, ठीक है। बिस्मथ ट्राइहाइड्राइड बोला तो था भैया, या बिस्मथ हाइड्राइड बोल दो, तो था, भूल गया क्या कारण। चलो फिर अगली क्लास में बात करेंगे, चर्चा करेंगे आगे की, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं, आशा करते हैं आप क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आने वाली क्लास समझ में आई होगी, जहाँ समझने वाली बात है, जहाँ डीपली जाना था मैं डीपली गया, जहाँ ऊपर ऊपर जाना था हमने ऊपर ऊपर आपको, ठीक है। तो अगली क्लास में चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।